आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। आरएसएस की तकरीब में जाने के लिए कांग्रेस सदर को भेजे जाने वाले दावतनामे को लेकर ओवैसी ने राहुल गांधी को खबरदार किया है। एआईएमआईएम सदर ने कहा कि राहुल गांधी अगर प्रणब मुखर्जी वाली गलती करते हैं तो वो अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस की फिक्र को तकसीम करने वाला बताया। उन्होंने मजीद कहा कि आरएसएस की किताब में लिखा गया है कि मुल्क को मुसलमानों और दलितों से खतरा है। वाज़ेह है कि साबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी संघ के एक तकरीब में शामिल हुए थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में 17 सितंबर से शुरू हो रहे 3 रोजा तकरीब में संघ राहुल गांधी को बुलाए जाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए निजी तौर पर राहुल गांधी को संघ दावत भेजेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इसे जहर बताते हुए आरएसएस की तकरीब की दावत तस्लीम करने के हक में नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझकर हमको आरएसएस से उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ मुकाबला हम करते आए हैं। जो बेवकूफ़ी और नादानी प्रणब मुखर्जी ने की वहाँ पर जाकर, वो अगर दूसरे करना चाहते हैं तो वो अपने बर्बादी को खुद दावत देंगे, क्योंकि आरएसएस हिंदू नेशनलिज्म को मानने वाली है और इस देश की बड़ी तादाद मेजॉरिटी इंडियन नेशनलिज्म को मानती है। आरएसएस को अगर समझना है तो उनके बड़े बड़े गोलवालकर की किताब को पढ़िए, वी आवर नेशन डिफाइंड, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के लिए इंटरनल ख़तरा मुसलमान और क्रिश्चियन है। आरएसएस जब कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है तो वो कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? कि हिंदुस्तान में एक कल्चर है, हिंदुस्तान में हज़ारों कल्चर हैं, कि एक कल्चर हो सकता है इस मुल्क में। जो लोग हिंदुस्तान की जंग की आज़ादी में अंग्रेज़ों का से मुकाबला नहीं कर पाए, आज वो आकर हमको हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे। इनकी तारीख गवाह है। और इलेक्शन कमिश्नर 4 रियासतों के साथ तेलंगाना में भी इंतखाबात कराए जाने पर गौर कर रहे हैं। रियासत के दौरे के बाद अफसरान से मुलाकात और वोटर लिस्ट को लेकर उनके इशारे ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। हालांकि वफ्द के अफसरान ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तैयारियां काफ़ी तेज कर दी गई हैं। बातें आपको बता दें कि असेंबली तहलील होने के बाद मौजूदा हालात का जायजा लेने इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने हैदराबाद का दौरा किया है और रियासत के कारगुजार सीएम केसीआर ने वक्त से काफ़ी पहले असेंबली को तहलील कर दिया है, जिसके बाद सभी जमातें इंतखाबी मुहिम में लग गई हैं। कमीशन के मुताबिक तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियां करने और जिम्मेदारियां देने में तकरीबन 28 दिनों का वक्त लगेगा और इसके बाद ही इंतखाब का ऐलान मुमकिन होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2001 में कमीशन को हिदायत दी गई है कि इलेक्शन के ऐलान और वोटिंग के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिनों का फ़र्क होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर के आखिर में नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, जिसके अगले 10 दिनों तक पर्चा नामजदगी और 14 दिनों के तहत तशरीह मुहिम के बाद वोटिंग का वक्त आने तक नवंबर के आखिरी दिन आ चुके होंगे। हालांकि वफ्द की रिपोर्ट की बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीखों का ऐलान करेंगे। Input from the political parties. We had a detailed meeting with the Chief Electoral Officer, the state police officers, all the senior state officials of different departments. We had a detailed meeting with the IGs, GHMC commissioner, all the district collectors, DOs and SPs, and we had taken stock of the preparedness in the district. The commission has announced a new schedule of special summary division for the state. The team of officers will now submit its report to the election commission. As far as the political parties meeting is concerned, they have also requested that at the BLO level they must visit the field level. All the eligible persons who are still not registered, they must be registered, and all those names which are deleted by any mistake, all these names must be restored.
तो इलेक्शन कमीशन खासतौर से 4 रियासतों के साथ तेलंगाना में भी इंतखाबात कराए जाने पर गौर कर रहा है और इसको लेकर के एक टीम भी आई थी, एक वफ्द आया था जिसने कि तमाम हालात का जायजा लिया है और अब सेंट्रल इलेक्शन कमीशनर को वो ये रिपोर्ट सौंपेंगे। हमारे साथ मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे रिपोर्टर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अगर हम बात करते हैं तैयारियों की, तो सारी तैयारियां इस जो वक्त इलेक्शन कमीशन तय करता है उस दौरान मुमकिन है, क्योंकि बहुत पहले असेंबली तहलील हो चुकी है और अगर हम बात करें 4 रियासतों के इलेक्शन के साथ क्या तेलंगाना का इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा? क्या कह रहे हैं अफसरान और क्या कह रहे हैं सियासी लीडरान? इलेक्शन कमीशन की जो 2000 टीम यहाँ पर आई थी उसमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा ने बताया कि इलेक्शन की तैयारियां हैं वो सही राह पर चल रही हैं और उन्होंने इस बीच में कई पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लीडरान, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि इलेक्शन कब होगा, लेकिन इशारा किया कि दिसंबर के आखिरी वीक या फिर जनवरी में इलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कुछ ऑफिसर्स ने यह कहा कि बोनाल है और गणेश है और मुहर्रम है, जिसमें जीएचएमसी पुलिस डिपार्टमेंट वहां ज्यादा तौर पर अपना ध्यान रखेगी, वहां पर ज्यादा उन्हें काम लगेगा जी। तो उन्होंने ये पॉइंट नोट तो कर लिया है, लेकिन ये बात नहीं बताई कि क्या होगा। लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे तेलंगाना के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, यहाँ पर इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं दिसंबर के आखिरी या सेकेंड वीक में जी। लेकिन एक बात ये जरूर है कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बोगस वोट्स को लेकर काफी कंप्लेंट्स करवाया है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो टीम यहाँ पर आई, उन्होंने एक SMS की एक जो है डिस्ट्रिक्ट टीम में बनाई है, जिससे जितने भी शिकायत करता है वो शिकायत करता वहां पर कंप्लेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मीर मेहंदी बाकरी, आप इस पूरी जानकारी के लिए हैदराबाद से। कर्नाटक के कांग्रेस सदर के इनकार के बावजूद पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमएलए की नाराजगी को तस्लीम किया है। हालांकि उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि उनके एमएलए बीजेपी में जा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपने जिले के मसाइल को लेकर के नाराजगी थी जिसे दूर किया जाएगा। वहीं जेडीएस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडरान किसी तरह हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन उनका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा और कुमारस्वामी हुकूमत अपना मुद्दत-ए-कार पूरा करेगी। नहीं, उनके कुछ ग्रीवेंसेस है ऐसा मैं सुना, और जब मेरी भी बात उनके साथ टेलीफोन पे हुई तो सिर्फ उनकी नाराजगी चंद इशू पे है। वो छोटे मोटे इश्यूज है जो अपने जिले के हद तक उनकी बात है। तो उन्होंने पार्टी के लिए मिलजुल के काम करने का बताया है और सरकार को कोई धक्का नहीं है। वो पहले से ही रमेश जारकिहोली कांग्रेस में काम करते आया है, आज भी कर रहा है, और सतीश जारकिहोली भी ये बात का आदमी है। अगर किसी को कोई बात दिया तो वो बात के तहत चलता है और वो पार्टी बदलने का सवाल ही नहीं है। और हम भी सोच समझ के, जो हर चीज कोई इंसान जो कुछ चाहता है वो 100% किसका भी नहीं होता, लेकिन जो जहाँ पर जरूरी है और जिस एरिया के लिए एरिया से वो रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम उस जिले में उनको भी पूछ के काम करना चाहिए और वो करेंगे। बीजेपी तो अपनी कोशिश पुरानी कर चुकी है और वो कोशिश उनकी जारी है, लेकिन बीजेपी उसमें कामयाब होने वाली नहीं है। देखिए, हम लोगों के पास जो है समर्थन से ज्यादा लोग हैं और हम तो उस चीज को बढ़ावा नहीं देते। बीजेपी के दर्जन भर विधायक जो हैं वो पाला बदलना चाहते हैं, वो हमारे संपर्क में हैं,
लेकिन हम इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो दानिश अली कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ एमएलएज उनके राब्ते में हैं, और इधर दूसरी तरफ ये भी खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस के कुछ एमएलए नाराज चल रहे हैं और वो बीजेपी के राब्ते में हैं। शाहिद काजी हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से, हमारे रिपोर्टर, वो बताएंगे इस पर तफसील से। शाहिद, जमीन पर क्या सियासत चल रही है, कौन किससे नाराज है और कौन किस पाले में ज्यादा झुकता नजर आ रहा है, अगर हम एमएलए की बात करें तो देखिए इमरान, नाराजगी की जहां तक बात है वो कोलिशन गवर्नमेंट में, मखलूत हुकूमत में जाहिर सी बात है इस तरह की नाराजगी आम बात है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं एक हुकूमत गिराने की या गिरने की एक जो माहौल बनाया जा रहा है, वो उसे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे जो है बीजेपी जो पूरी हिकमत अमली कर रही है कि कुछ ना कुछ लोगों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं जो वाकई नाराज हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। और दूसरी जानिब हाल ही में जो है कांग्रेस के केपीसीसी जो सदर हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमएलए भी उनके रास्ते में है, क्योंकि बीजेपी से भी कुछ लोग कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं जी। और यहाँ से जो नाराज एमएलए खास करके जिन्हें अभी क्योंकि बहुत जल्द जो है रिशफल होना है और या जो कैबिनेट को बढ़ाना है, कैबिनेट में जो खाली जगह है उनको पूरा करना है, उसके अलावा जो बोर्ड कॉर्पोरेशन है उसमें जो है अकोमोडेट करना है बहुत सारे एमएलए को, तो अभी जो है वो फैसला होने वाला है। और इसी वजह से क्योंकि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में जो है ये कैबिनेट एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है ये हो सकता है, इसी वजह से इस बात को लेके जो है एमएलएज में कहीं ना कहीं अपनी जगह हासिल करने के लिए वो भागदौड़ लगाए हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से उन्हें कंट्रोल में लिया जाएगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शाहिद काजी, कर्नाटक से, बेंगलुरु से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सदा इत्तेहाद के उन्वान पर तमाम मसलक को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसको लेकर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मुहिम का मकसद शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जैसे तमाम मसलकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और तंजीम में तमाम मकतब फ़िक्र की शख्सियतों ने शिरकत की। इसे रियासत के अलावा पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसे आलमी सतह पर पहुँचाकर मुसलमानों को एक साथ लाने का मकसद है। तंजीम का मकसद मुसलमानों के साथ ही तमाम मज़ाहिब को मुत्तहिद करना है, जिसमें कि खानका और सूफी रहनुमाओं को ख़ास तौर से दावत दी गई है। पेश ये लोग नज़र आ रहे हैं। इत्तेहाद में ही सब कुछ है, इत्तेहाद में ज़िंदगी है और निफाक में मौत है। अगर इंसान जिंदा रहना चाहता है उसको इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना है। चाहे देखिए सूरज की रोशनी निकलती है, चांद की रोशनी, सितारों की रोशनी, वो किसी को बिला लिहाज हर एक को रोशनी पहुंचाते हैं। तो सदा इत्तेहाद भी यही है कि मसला कुछ भी हो लेकिन आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक होनी चाहिए। इत्तेहाद इत्तेफाक ही ज़िंदगी है, वरना फिर मौत है। पंजाब लुधियाना गए हैं और देवबंद के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात फैली हुई है, कई बार गए हैं, बरेली में गए हुए हैं और जो है कचोचा में बात है, नदवा में बात है और मुल्क के बाहर भी मैंने बताया कि अनवर शरीफ साहब के बजरिए ईरान में भी बात पहुंची है, मलेशिया में भी बात पहुंची है और हमारा मरहूम मुफ्ती अशरफ अली साहब के बजरिए सऊदी अरब में बात पहुंची है। हमारी कम्युनिटी की सदा इत्तेहाद में शुरू से भी ताउन रहा है, भरपूर ताउन रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है हम लोग भरपूर ताउन करेंगे कि इत्तेहाद होना चाहिए, मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू एयरफोर्स एनक्लेव डेवलपमेंट के लिए अफसरान से मुलाकात उन्होंने की। साउथ एयर कमांड के इंचार्ज बी सुरेश समेत दीगर अफसरान से मिलकर उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा सीएम नायडू ने दीगर मुद्दों पर भी बात की। इस मौके पर सीएम बी सुरेश को एजाज से सीएम ने नवाजा भी गया। इस मौके पर सीएम ने बी सुरेश को एजाज से नवाजा। वाज़ेह है कि रियासत में काफ़ी दिनों से एयरफोर्स एनक्लेव डेवलपमेंट की उम्मीद जताई जा रही थी। और केरला नन रेप मामले में अगली समाअत हाई कोर्ट में 24 सितंबर को होगी। इस मौके पर पिटिशनर ने मुतासरा की हिफाजत का मुद्दा उठाया। रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए पिटिशनर ने कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। उधर रियासती पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से इनकार किया है। डीवाईएसपी सुभाष का कहना है कि वो मुल्क के आइन के लिए काम करते हैं, इसलिए किसी के साथ तफरीक बरतने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने जांच में ताखिर के लिए मामले का काफी पुराना होना बताया है। The court said that now the investigation is vigorously proceeding and they have collected so many evidence.
because of the time lag, they have to be given some more time to collect more evidences. And even though the arrest of the accused and subjecting him for a medical examination is a must, as far as this case is concerned, some more time can be given because the police has asked the accused to appear before them on 19th. And the court is viewing what they are going to do on that particular day. If they are not doing things properly, then the court will ask the police to have recourse to the medical examination, etc., etc. The government is not very serious to see that this accused is arrested because he is a head of a religious institution and they are afraid of losing the blockouts from of that community. That is the reason why not only the ruling party, the opposition parties, all the political parties in Kerala are rallied behind this accused. See, there are a lot of contradictions in the case, and on part of everyone, complainant, the accused, the witnesses, everything. And there are many. And this case is an old case, and it is based primarily on oral evidence. So we do not have much of, it is very difficult to gather scientific and technical evidence. And there are a lot of contradictions. So as part of investigation, we have to ensure that all these contradictions are ironed out properly. तो केरल में नन के साथ हुए रेप की जांच मामले में पुलिस पर लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं और इस मामले में रियासत की नन और कई तंजीमें लगातार 6वें दिन भी मुजाहरा कर रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस बिशप के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरत रही है, जिससे कि मुतासरा को इंसाफ मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इस मौके पर सामाजिक तंजीमों ने सही जांच की मांग की है। कोट्टायम में एक कॉन्वेंट की ननों ने जालंधर के बिशप फ्रेंको मुलक्कल के खिलाफ जांच में लापरवाही के इल्जाम लगाए हैं। मुजाहरे में शामिल लोगों ने अपनी सिस्टर के लिए इंसाफ की मांग की है। From the statement of Mr. Franco Mulakal itself, we understood that now our protest is moving in the correct direction and in the correct path. And that statement is only a drama. By that statement, his intention is to corrupt the minds of innocent believers. So when an innocent believer is watching the TV show, then he will. I wanted to give all my support to the nuns. I'm not against the bishop, I'm for the nuns. So whatever chance I get, I am there for them. I have been called for many channel discussions throughout, and then sometimes I'm fed up. Same day, 3 or 4 channels, then same channel, first day, second day, third day calling me. So I asked the spokesman, why do you? तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।